नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। रिकॉर्ड तोड़ बारिश से शहर पूरा पानी पानी हो चुका है। ट्रॉमा सेंटर व बीएचयू अस्पताल जलमग्न हो गया। कल की बरसात ने 125 साल पुराने बारिश का रिकॉर्ड तोड़ा। बनारस में शुक्रवार की रात से लेकर शनिवार की सुबह तक हुई भारी वर्षा ने वाराणसी में पिछले 125 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय क्षेत्र में सुबह 8:30 बजे से भोर में 5:30 बजे तक कुल 187 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई, जिससे पूरा परिसर और आसपास के इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई। बीएचयू अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर परिसर में कमर तक पानी भर गया, जिसके कारण मरीजों और उनके परिजनों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई डॉक्टर अस्पताल के अंदर नहीं पहुंच सके और मजबूर होकर पार्किंग क्षेत्र में ही ओपीडी लगाकर मरीजों का इलाज किया। बाल रोग विभाग के डॉक्टर सुनील कुमार राव और डॉक्टर अनिल कुमार सरोज ने भी पार्किंग में खड़े होकर बच्चों का इलाज किया। वहीं अस्पताल परिसर में खड़ी कई 2 पहिया और 4 पहिया वाहन जलमग्न हो गए। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार इससे पहले 9 अक्टूबर 1900 को 138.8 मिलीमीटर वर्षा हुई थी, जो अब तक अक्टूबर महीने के किसी एक दिन की सर्वाधिक वर्षा थी। लेकिन शुक्रवार की बारिश ने इस 125 साल पुराने रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र के कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश में यह भारी वर्षा हुई। विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसी वजह से स्कूल और कॉलेजों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। वाराणसी जिले में 1 से 4 अक्टूबर तक 152.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है, जो सामान्य से अधिक है। इस अप्रत्याशित बारिश ने न केवल जनजीवन को प्रभावित किया है, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्थाओं को भी चुनौती दे डाली। रिकॉर्ड तो बारिश के चलते जल जमाव की स्थिति सिर्फ भू और उसके आसपास के क्षेत्र का ही नहीं, बल्कि शहर के लगभग सभी क्षेत्रों का रहा। गदौलिया, बेनियाबाग और रविंद्रपुरी कॉलोनी क्षेत्र में जल जमाव की और भी भयावह स्थिति थी। लोगों ने इसके लिए नगर निगम प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते हुए जमकर कोसा। ये देखा जाए प्राकृतिक है, रेगुलर तो पानी निकलता ही था। विपत्ति है, इसका समाधान भी विभाग लगा हुआ है। जल्द से जल्द प्रयास किया जा रहा है पानी निकल जाए। जैसा कि पूर्वांचल को एम्स कहा जाता है, तो ड्रेनेज की यहाँ पर जो समस्या है, ये तो इन लोगों को कर देनी चाहिए। कि ड्रेनेज की व्यवस्था है, लेकिन अब क्योंकि बरसात एक नॉर्मल पानी और अत्यधिक पानी की वजह से ये समस्याएं हैं। ड्रेनेज की व्यवस्था तो है, निकलता है। इनका पंपिंग स्टेशन भी ट्रॉमा सेंटर में बना हुआ है, लेकिन पानी ज़्यादा है तो उसकी वजह से थोड़ी दिक्कतें हैं। प्रताड़ना से तंग आकर मदरसे के शिक्षक दानिश को उसकी पत्नी रुबीना ने मौत के घाट उतारा। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। सिगरा थाना क्षेत्र के बादशाहबाग कॉलोनी में 42 वर्षीय मदरसा शिक्षक दानिश रजा की उसकी पत्नी रुबीना सिद्दीकी ने राड और चाकू गोदकर हत्या कर दी थी और घंटों निर्दोष बनी रही। पुलिस ने रुबीना को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार घटना 2 दिन पहले की है। पड़ोसियों की सूचना पर शुक्रवार की सुबह सिगरा पुलिस पहुंची और शव कब्जे में लिया। पुलिस की पूछताछ में पत्नी ने बताया कि वह पति की प्रताड़ना से त्रस्त थी और उससे ही उसे मौत की घाट उतार दिया। दानिश रजा बादशाहबाग स्थित फरोग-ए-उर्दू मदरसा में सरकारी अध्यापक थे। हत्या के बाद रात भर बच्चों के साथ शव के साथ बैठी रही पत्नी पुलिस को दिए बयान में पत्नी ने बताया कि वह कई साल से दानिश की प्रताड़ना से त्रस्त थी। दानिश आए दिन उसके साथ मारपीट करता था, इससे वह तंग आ गई थी। बुधवार रात उसने सोते समय लोहे की राडनुमा हथियार से सिर पर वार कर दिया। इसके बाद चाकू से उसके सीने में कई बार किया। दानिश रजा के परिवार में पत्नी रुबीना, 8 साल की पुत्री, 5 साल का पुत्र है। मकान में बड़ा मुख्य गेट है। 2 मंजिला मकान में भूतल पर दानिश रजा 2 कमरे में परिवार के साथ रहते थे। इसी मकान के ऊपरी तल पर एवं अन्य कमरों में उसकी मां, 2 बहनें भी रहती हैं। शुक्रवार सुबह 10:30 बजे सिगरा पुलिस को सूचना मिली कि कमरे में दानिश रजा की लाश मिली है। लाश खून से लथपथ है। इस मामले में पुलिस ने दानिश की बहन अंदली जहरा की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच में जुट गई। पुलिस जब कमरे में गई तो फोल्डिंग चारपाई पर दानिश का शव पड़ा था। सिर, गले, चेहरे और सीने पर गहरे जख्म के निशान थे और चारों तरफ खून फैला था। दीवारों पर भी खून की छींटे थे। सिगरा इंस्पेक्टर संजय कुमार मिश्रा ने बताया कि वारदात को 1 दिन पहले यानी गुरुवार को अंजाम दिया गया, क्योंकि फर्श और शरीर पर जमे खून सूख चुके थे। घटना के बारे में किसी ने पुलिस के समक्ष मुंह नहीं खोला। करीबियों पर ही वारदात को अंजाम दिए जाने का शक हुआ। पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ हुई तो वह टूट गई। पत्नी ने बताया कि पति दानिश काफी प्रताड़ित करता था। गुरुवार की शाम को भी दानिश ने पीटा था। तब तय किया कि रात में पति को मौत के घाट उतार दूंगी। इसके बाद सोते समय में पहले राड से सिर पर जोर से वार किया और फिर चाकू से गले और चेहरे समेत शरीर के अन्य हिस्सों पर हमले किए। दानिश 4 बहन और 2 भाई में छोटे थे। बड़े भाई छत्तीसगढ़ में चिकित्सक हैं और सपरिवार वहीं रहते हैं।
दिनांक 3 अक्टूबर 2025 को थाना सिगरा अंतर्गत चौकी लल्लापुरा क्षेत्र से एक सूचना प्राप्त हुई कि एक शव जो खून से लदा हुआ है ये बरामद हुआ है। इसी सूचना के क्रम में सभी वरिष्ठ अधिकारियों एवं फील्ड यूनिट के द्वारा घटनास्थल का मौका मुआयना किया गया। इसमें मृतक की बहन की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। तमामी जांच एवं साक्ष्य संकलन से ये सूचना प्राप्त हुई कि मृतक दानिश रजा, जिनका उम्र लगभग 45 वर्ष है, इनकी हत्या इनकी पत्नी द्वारा की गई थी। इसी के क्रम में पत्नी को गिरफ्तार कर गहनता से पूछताछ की गई, जिसमें उनके द्वारा ये स्वीकार किया गया है कि हत्या उन्होंने करी है एवं जिस आला कत्ल से हत्या की गई थी वह भी बरामद किया गया है। पूछताछ में उनकी पत्नी ने ये बताया है कि ये पति से प्रताड़ित थी, वो उनको मारता पीटता था एवं गलत काम उनसे करवाता था, इसीलिए उन्होंने जो है रंजिशन इनकी हत्या कर दी है। इसी के क्रम में अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। हनुमान मंदिर में भजन विवाद के बाद हिंदू संगठन ने जंगमबाड़ी मठ के बाहर सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया। काशी के मुस्लिम बहुल क्षेत्र मदनपुरा स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में शनिवार को माहौल उस समय धार्मिक रंग में रंग गया जब हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करने पहुंचे। दोपहर करीब 12 बजे शुरू हुए इस पाठ के दौरान पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे ताकि किसी प्रकार का तनाव न उत्पन्न हो। बता दें कि दशाश्वमेध थाना के मुस्लिम बहुल क्षेत्र मदनपुरा स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर शुक्रवार को विवाद हुआ। लाउड स्पीकर की आवाज तेज होने पर आपत्ति जताते हुए 2 दर्जन से अधिक लोग पहुंचे और पाठ बंद कर दिया। इस मामले में मंदिर के पुजारी संजय प्रजापति के तहरीर पर पुलिस मुकदमा दर्ज कर पड़ोसी पिता पुत्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दी, जिसको लेकर मदनपुरा निवासी मंदिर के पुजारी संजय प्रजापति का आरोप है कि मदनपुरा के लोगों ने उन्हें घेर लिया और धमकी दी। मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ पर आपत्ति जताई, उस पर घर छोड़कर पलायन करने का दबाव बनाया। उन्होंने यह भी कहा कि स्थानीय लोग काफी समय से उन्हें पलायन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद है। दशाश्वमेध थाना प्रभारी ने बताया कि मदनपुरा के अब्दुल नासिर और उनके पुत्र के खिलाफ धारा 299, 351, 352 के तहत मुकदमा दर्ज कर अरेस्ट किया जा चुका है। घटना के बाद शनिवार को हनुमान सेना के अध्यक्ष सुधीर सिंह समेत कई हिंदू संगठनों के प्रतिनिधि मंदिर पहुंचे। उन्होंने कहा, जब मस्जिद और मजारों पर सुबह से लाउड स्पीकर बजते हैं तो हमारे हनुमान चालीसा पाठ से किसी को परेशानी क्यों? उनका कहना था कि धार्मिक कार्यों में किसी को बाधा नहीं डालनी चाहिए। कल यहाँ पर ये मठ के बगल में जो हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पर मोबाइल से पुजारी सुबह शाम हनुमान चालीसा बजाता है, हनुमान जी को हनुमान चालीसा सुनाता है। उस पर इन मुगल आक्रमणकारियों जो मुख्तार अंसारी के नाजायज औलादे हैं, इनको ऐतराज है। तो आज हम लोग चेतावनी देने आए हैं और हम लोग ने हनुमान चालीसा पढ़ी है। यहाँ प्रशासन का ये अनुरोध था कि आप लोग उस मस्जिद पे मंदिर पर न पढ़िए, उसके 10 कदम पहले पढ़ लीजिए। तो हम लोग ने प्रशासन का सहयोग किया और यहाँ हनुमान चालीसा पढ़ी। हमारी चेतावनी है कि अगर हनुमान चालीसा इस स्पीकर पे अगर नहीं होगी तो काशी की किसी भी मस्जिद पे अजान भी स्पीकर पर नहीं होगी। अगर होगी तो हनुमान सेना के लोग स्पीकर उठाकर मस्जिद के बाहर फेंक देंगे। ये हम चेतावनी देने आए हैं। कुछ हिंदू संगठन थे, उनका ये डिमांड थी कि हमारा जो जंगमबाड़ी मठ है उस पर हमको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, तो उसी में पुलिस प्रशासन भी उनका सहयोग दे रहा है शांति व्यवस्था बनाए रखने में। रोड पे हनुमान मंदिर आज से काफी पुरानी हनुमान मंदिर है, तो यहाँ पे किस तरह माहौल बना, इसमें देखिए जो वीडियो जो सोशल मीडिया पे चला था उसके माध्यम से समझ में आया कि तेज आवाज को लेकर के दूसरे पक्ष ने आपत्ति की थी, जिसपे कि हाथापाई की नौबत आ गई। तो उसका संज्ञान लेते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के बाद अग्रेतर कार्रवाई उस पर की जा रही है। नाटीमली का प्रख्यात भरत मिलाप मूसलाधार बारिश के बीच संपन्न हुआ। हजारों श्रद्धालुओं की श्रद्धा को बारिश भी रोक नहीं पाई और भक्तों ने भीगते हुए चारों भाइयों का मिलन देखा। सातवार नव त्योहार वाली काशी अपनी परंपरा को लेकर कितनी सजग है, यह दृश्य शुक्रवार को नाटीमली के भरत मिलाप पर देखने को मिला। सुबह से ही गर्जना के साथ हो रही मूसलाधार वर्षा के बाद भी भरत मिलाप में शामिल होने लीला प्रेमियों का हुजूम उमड़ पड़ा। इन लीला प्रेमियों में काशी वासियों के साथ ही विदेशी मेहमान भी शामिल रहे। दशहरा के ठीक अगले दिन एकादशी पर चित्रकूट रामलीला समिति द्वारा आयोजित होने वाली नाटीमली का विश्व प्रसिद्ध भरत मिलाप देखने के लिए शुक्रवार को श्रद्धालुओं का हुजूम हाथ में छाता लिए भरत मिलाप मैदान में उमड़ पड़ा था।
लंका से रावण का वध कर माता सीता और भाई लक्ष्मण और हनुमान के साथ पुष्पक विमान पर सवार हो भगवान राम भरत मिलाप मैदान नाटीमली पहुंचे। यहाँ कुछ ही देर बाद अयोध्या से भरत और शत्रुघ्न भी पहुंचे और मिलाप के चबूतरे पर आसीन हो गए। कुछ ही क्षण बाद नेमियों ने रामचरितमानस की चौपाइयाँ पढ़नी शुरू की। मौसम खराब होने से इस बार सूर्य की किरण तो नहीं पड़ सकी, लेकिन समय अनुसार 4:40 पर भगवान श्री राम और लक्ष्मण रथ से उतरकर भरत और शत्रुघ्न की तरफ दौड़ पड़े और उन्हें उठाकर गले लगाया। 3 मिनट की इस लीला को देखते ही पूरा मैदान हर हर महादेव और सियावर रामचंद्र की जय के जय घोष से गूंज उठा। इसी के साथ इस वर्ष 482वां भरत मिलाप संपन्न हुआ। चित्रकूट रामलीला समिति के अध्यक्ष और भरत मिलाप के व्यवस्थापक ने बताया कि मेघा भगत भगवान श्री राम के स्वप्न में आकर दर्शन दिए थे और यहां भरत मिलाप कराने का निर्देश दिया। मान्यता है कि यहां भगवान श्री राम स्वयं उपस्थित होते हैं। इस दौरान मेघा भगत द्वारा स्थापित इस लीला में यादव बंधुओं ने परंपरा का निर्वहन किया और भगवान का पुष्पक विमान भरत मिलाप स्थल से अयोध्या तक पहुंचाया। उनका गणवेश देखते ही बनता था। पिछले 228 वर्षों से काशी राज परिवार भी इस परंपरा का साक्षी बनता रहा है। पहले काशी नरेश महाराज उदित नारायण सिंह ने 1796 में इस लीला में भाग लिया था और तब से 5 पीढ़ियों से परंपरा निभाई जा रही है। नाटीमली का भरत मिलाप न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि काशी की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को भी जीवित रखता है। इस वर्ष मौसम खराब होने के बाद भी यह परंपरा नहीं टूटी। काशीराज परिवार के डॉक्टर अनंत नारायण सिंह इस बार हाथी से नहीं बल्कि 4 पहिया वाहन से लीला स्थल पहुंचे। आज जितना अनुभव तो हम लोगों ने कभी किया ही नहीं, जितना आनंद जितना उत्साह आज हम लोग को देखने को मिला, इससे अच्छा तो हम लोगों ने कभी महसूस किया ही नहीं था। तो हर साल लीला होती है, हर साल हम लोग बहुत उत्साह में रहते हैं, लेकिन अति उत्साह में हैं और बड़े प्रसन्न हैं, बहुत प्रसन्न हैं। हर वर्षों से कितना अलग दिखा ये नज़ारा। भगवान खुद ही प्रसन्न सामने जब उपस्थित हो तो एक भक्त को क्या चाहिए होता है। आज भक्त के सामने भगवान खड़े थे, हम लोग दर्शन कर रहे थे। मतलब आस्था को डिगा नहीं पाई, कोई डिगा नहीं पाया, न डिगा पाएगा। ये 483 वर्ष की परंपरा है। बहुत बड़े बड़े प्रलय आए, पानी बरसा, भूकंप आया, दंगा हुआ, कोविड आया, सब कुछ हुआ। ये रामलीला कभी रुकी नहीं और हमारे यहाँ रामलीला स्थगित करने का कोई प्रसंग ही नहीं है। कई बार हम लोगों ने कंधे कंधे पर पानी पर भी यहाँ रामलीलाएँ की हैं और आज की जो लीला है ये 483 वर्ष के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा कि स्वयं भगवान विश्वनाथ ने आज भगवान राम का जल बरसा कर अभिषेक किया है। स्वयं विश्वनाथ हाजिर थे। ये 483 वर्ष का गोल्डन पीरियड आज का रहा है। कहाँ से लोग आए थे इसमें आज? सारे पूरे बनारस की देखे नहीं आप, इतने छछाकार पानी में आस्था हमने को आप देख लीजिए, किसी की आस्था नहीं डिगी और 440 कहा तो 440 पर मिलान हुआ। अगर पत्थर भी बरसता तो हम 440 पर मिलान करते। क्यों? कि हमको अपने भगवान पर विश्वास था कि हमारे भगवान निर्विघ्न पूरा कराएंगे और हो रहा है। आज मुझे त्रेता का, जैसे त्रेता में भरत मिलाप हुआ था, राम जी लंका से लौटे थे और भरत जी अयोध्या में उनका इंतजार करते रहे, उसी तरह आज काशी में सभी लोग काशी वासी राम जी का इंतजार करते रहे। काशी नरेश सहित काशी के महाराज जो घनघोर बारिश होते हुए में भी जैसे आज लग रहा था कि काशी वासी तो देख ही रहे हैं, देवलोक से राजा इंद्र भी बारिश करते हुए अपने घनघोर गर्जना करते हुए इंद्र अपने वाहन से स्वयं गजराज पर विराजमान होकर बारिश की अद्भुत वर्षा करते हुए भरत मिलाप को देखकर अद्भुत ऐसा लग रहा था कि जैसे आज त्रेता युग में हम लोग वास कर रहे हों। जय श्री राम। इसी के साथ हम सभी लोगों से प्रार्थना करते हैं कि एक दिन भरत मिलाप की तरह सभी भाइयों से निवेदन करते हैं कि सभी भाई अपने में परस्पर संबंध रखें और परस्पर राम भरत जैसे सबको इतिहास रचे। जय श्री राम।
शताब्दी वर्ष के अवसर पर पूरी काशी संगमय हो चुकी। गुंजा जयंतु जय जय भारत। स्वयंसेवकों में शताब्दी वर्ष का हर्षोल्लास दिखा। काशी की मूल पहली शाखा पर माल्यार्पण कर डॉक्टर हेगड़ेवार एवं श्री गुरुजी को श्रद्धांजलि दी गई। गुरुवार को विजयादशमी का दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों के लिए ऐतिहासिक था। संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने पर काशी में स्वयंसेवकों का उत्साह देखते ही बन रहा था। चारों ओर विजयादशमी उत्सव मनाने के साथ पथ संचलन का आयोजन किया गया। काशी की सभी सड़कों पर पथ संचलन करते स्वयंसेवक एकता, अनुशासन और संस्कार का परिचय दे रहे थे। विभिन्न आयोजनों के साथ संघ संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार जी द्वारा काशी में प्रारंभ की गई संघ शाखा की पहली नींव धन धानेश्वर शाखा पर भी विजयादशमी उत्सव का विशेष आयोजन किया गया। महानगर में निकले पथ संचलनों पर जगह जगह पुष्प वर्षा भी किए गए। यूपी कॉलेज के राजर्षि नगर में आयोजित विजयादशमी उत्सव के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए काशी प्रांत के प्रांत प्रचारक रमेश जी ने संघ के 100 वर्ष पर प्रकाश डाला। स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जिस प्रकार दुष्टों के संहार के लिए भगवान राम ने त्रेता युग में तथा द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने अवतार लिया था, उसी प्रकार कलयुग में समाज में व्याप्त संकीर्णताओं के अंत के लिए और व्यक्ति निर्माण के लिए संघ का निर्माण हुआ है। संघ के प्रारंभिक इतिहास को बताते हुए उन्होंने कहा कि विपरीत परिस्थितियों में पुराने कार्यकर्ताओं ने जी जान लगाकर संघ के कार्य को आगे बढ़ाया। आज अनुकूल परिस्थितियों में अपने देश को शक्तिशाली बनाने के लिए बहुत ही धैर्यपूर्वक सावधानी से कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि शाखा में व्यक्ति निर्माण के लिए स्वयंसेवकों को संस्कार सिखाए जाते हैं। भारतीय संस्कृति के मूल्यों की शिक्षा दी जाती है। शाखा में स्वयंसेवकों को राष्ट्रभक्ति कूट कूट कर भरी जाती है। शाखा में अपने हिंदू धर्म के चारित्रिक मूल्यों की शिक्षा दी जाती है। शाखा में स्वयंसेवकों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए शारीरिक शिक्षा दी जाती है और सभी कार्य ठीक ढंग से करना सिखाया जाता है। इस अवसर पर स्वयंसेवकों ने पथ संचलन निकाला जो संध्या हॉल, उदय प्रताप कॉलेज गेट, सूर्योदय हॉस्पिटल, भोजूबीर, सब्जी मंडी, सिंधौरा रोड, पेट्रोल पंप से पुनः संध्या हॉल के लिए वापस हुआ। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रीमान अभय सिंह जी पीठाधीश्वर कपिल मुनि सांख्याश्रम सारनाथ के द्वारा किया गया। पूरे वर्ष में विजयादशमी उत्सव संघ के 100 वर्ष पूरे होने पे मनाया जा रहा है। विजयादशमी उत्सव हर वर्ष संघ मनाता है, उसके 6 उत्सव हैं, उसमें से एक उत्सव है ये। इस बार का विशेष ये है क्योंकि संघ 100 वर्ष पूरा किया है, तो यह संघ शताब्दी वर्ष है। उसके उपलक्ष्य में विजयादशमी उत्सव। विजयादशमी से शुरू हुए दुर्गा प्रतिमा विसर्जन का क्रम रविवार को शहर के चिन्हित कुंड व तालाबों पर जारी रहा। विसर्जन के पूर्व पूजा पंडालों में महिलाओं द्वारा सिंदूर खेला का आयोजन हुआ। विजयादशमी के अवसर पर नगर के कई पूजा पंडालों की मूर्तियों का कुंड और तालाबों में विसर्जन किया गया। चूंकि विजयादशमी गुरुवार को थी, ऐसे में अधिकांश पूजा पंडालों ने विसर्जन दूसरे दिन करने का निर्णय लिया था, लेकिन कई पूजा पंडालों ने विजयादशमी के दिन ही अपने पूजा पंडालों की दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन कर दिया। इस अवसर पर विसर्जन के लिए चिन्हित किए गए कुंडों और तालाबों के पास सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही सफाई आदि की उचित व्यवस्था की गई थी। बेलूपुर थाना क्षेत्र के खोजवा अंतर्गत शंकुलधारा पोखरे में दुर्गा प्रतिमा का सकुशल विसर्जन का कार्यक्रम कराया गया। इस दौरान एसीपी गौरव कुमार, इंस्पेक्टर सुधीर कुमार त्रिपाठी सहित भारी पुलिस फोर्स के साथ एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद थी। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के पूर्व महिलाओं ने पंडालों में सिंदूर खेला का रस्म अदा किया। अखंड सौभाग्य की कामना को लेकर महिलाओं ने मां दुर्गा को सिंदूर अर्पित किया। इसके बाद एक दूसरे को सिंदूर लगाकर अपने पतियों के लंबी उम्र की कामना की गई। ढोल नगाड़ों के बीच महिलाओं ने नृत्य करते हुए सिंदूर खेला का रस्म पूरा किया। मान्यता है कि इस रस्म को करके महिलाएं मां से अखंड सौभाग्य और लंबी आयु का आशीर्वाद मांगती हैं। यह रस्म विजयादशमी के दिन मूर्तियों के विसर्जन से पहले किया जाता है। शहर के बंगाली समुदाय के पूजा पंडालों में यह दृश्य देखा गया। पंडालों में मौजूद महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाकर दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं देती दिखी। इस रस्म के दौरान महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं और धूमधाम से दुर्गा पूजा का समापन करती हैं। इसी परंपरा को सिंदूर खेला के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि माता पार्वती ने सबसे पहले अपनी मांग में सिंदूर लगाया था जब उन्होंने भगवान शिव से विवाह किया था। यह सिंदूर उनके सौभाग्य, समर्पण और शिव के प्रति प्रेम का प्रतीक बना। लाल रंग का सिंदूर मां पार्वती की ऊर्जा को भी दर्शाता है। यही कारण है कि सुहागिन महिलाओं को सिंदूर लगाने से मां पार्वती से अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद मिलता है। वेद पारायण केंद्रम न्यास द्वारा 6 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। रविंद्रपुरी एक्सटेंशन स्थित वेद पारायण केंद्रम न्यास द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष शरद पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन 6 अक्टूबर सोमवार को किया जा रहा है।
संस्था के आचार्य पंडित अशोक द्विवेदी ने यह जानकारी शनिवार को अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए दी। उन्होंने बताया कि समारोह का शुभारंभ 6 अक्टूबर को स्वयं 4 बजे श्री चक्र राज राजेश्वरी भगवती के विशेष आराधना से होगा। साथ ही उन्होंने बताया कि रात भर चलने वाले इस आयोजन में महालक्ष्मी पूजा के साथ ही काशी विद्वत कर्मकांड परिषद के तत्वाधान में एक धर्म गोष्ठी का भी आयोजन किया जा रहा है। साथ ही इस बार वेद पारायण केंद्रम न्यास द्वारा देश के 3 विद्वानों को सम्मानित भी किया जाएगा, जिससे आचार्य हरि नारायण तिवारी मुंबई की डी कल्याणी को तथा नारायण शर्मा कंकर जी को सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर आचार्य अशोक द्विवेदी ने कहा कि आज धर्म को बाजार का शक्ल दिया जा रहा है। काशी धर्म नगरी है, इस पर्यटक नगरी बनकर इसके धार्मिक परंपराओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वेद पारायण केंद्रम न्यास के द्वारा शरद पूर्णिमा के अवसर पर काशी विद्वत कर्मकांड परिषद का 1 घंटे की धर्म गोष्ठी रखा है 3 से 4, और इस अवसर पर काशी के वेद विद्वान, ज्योतिष के विद्वान, साहित्यिक विद्वान और विद्वानों का सम्मान पत्र प्रदान किया जाता है। उनमें उनको अंग वस्त्रम और उनके लिए उनके सम्मान रूप से सम्मान धनराशि दी जाती है। 2-3 साल से बंद था। ये भी बता दूं कि काशी के सभी वैदिक विद्वानों को दिया जा चुका है। नए वैदिक विद्वानों की खोज हो रही है कि कैसे किया जाए। अब क्या है कि मैं इस बार श्री काशी विद्वत कर्मकांड परिषद के जो अध्यक्ष हैं प्रोफेसर हरि नारायण जी तिवारी, उनको पुरस्कार दिया जाएगा। और मुंबई से डी कल्याणी हैं जो कि जापान में उन्होंने 10 वर्ष काम किया है और 10 वर्ष में उन्होंने काफ़ी ज्योतिष में काम किया है और उनको जापान की भाषा में गोल्ड मेडलिस्ट हैं और चाइनीज़ भाषा में गोल्ड मेडलिस्ट हैं और मराठी तो ही हैं, अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत थोड़ा बहुत संस्कृत का भी ज्ञान है। उनको वेद पारायण केंद्रम न्यास के द्वारा उन्हें ज्योतिष रत्न की उपाधि सम्मान पत्र दिया जाएगा। एक मेरे सहमित्र हैं, कर्मकांड रत्न की पुरस्कार दिया जाएगा। सिटी वाराणसी लाइव की खबर का असर ये रहा कि नैपुरा कला क्षेत्र स्थित तालाब पर अवैध कब्जे को लेकर प्रशासन छानबीन में जुट गई। सिटी चैनल के खबर का हुआ असर। जी हां, हम बात कर रहे हैं नैपुरा कला क्षेत्र स्थित तालाब का, जिसको लेकर पिछले 9 दिनों तक महालक्ष्मी व्रत के दिन तालाब सफाई और अवैध कब्जा को लेकर खबर प्रसारित की गई थी। इसको गंभीरता से देखते हुए नायब तहसीलदार ने मुआयना किया और इसमें जो नट बिरादरी द्वारा अवैध कब्जा जमाया गया था उनसे कागज़ मंगाया गया। तो उन्होंने बताया कि हमारा कागज़ हमारे वकील के पास है। तो नायब तहसीलदार ने 2 दिन का समय दिया है और बोले कि अगर कागज़ 2 दिन में नहीं दिखा पाओगे तो हम लोग कोर्ट द्वारा जो आदेश दिया गया है उसको संपूर्ण करेंगे। यहाँ पर अवैध कब्जादारों से बोले कि पूछे तो बोले कि हम लोग का मुकदमा चल रहा है। तो बोले कि तो हमको कागज पेपर दिखाओ। तो नट परिवार बोले कि हमारे पास पेपर नहीं है, पेपर वकील के पास है। तो बोले कि तो ठीक है 2 दिन के अंदर पेपर दिखाओ, नहीं तो तीसरे दिन जो कि यहाँ पर नोटिस लग जाएगी बेदखली कराने का। तो वहाँ कब्जा नट वालों का है जी। तो जो इन्होंने 2 दिन का आदेश दिया तो 2 दिन बाद नायब तहसीलदार आएंगे, उनका पेपर देखेंगे, लेखपाल आएंगे, देखेंगे। 2 दिन के कागज लेंगे। तो अगर कागज नहीं मिलेगा तो तीसरे दिन जो कि बोले कि इन लोगों को जो कि नोटिस चस्पा करके 10 दिन का मौका दो और उसके बाद 15 दिन के अंदर में यहाँ से बेदखली का करो। अच्छा, और आगे आप लोग से फिर बातचीत हुई? हमसे बात हुई। क्या बोले? वो बोले कि आप जो कि कुछ नहीं बोलेंगे, ना ही 20 दिन के अंदर में कभी आप कोई दरखास्त डालेंगे। हम पे ठीक है, हम नहीं डालेंगे। भाई कार्रवाई हो जाए तो हम क्यों डालेंगे दरखास्त? तो फिलहाल अभी जो नायब तहसीलदार आए थे उनके कार्य से आप संतुष्ट हैं कि नहीं? नहीं, उनके संतुष्ट हैं, लेकिन हाँ 20 दिन का समय दिए हैं तो 20 दिन हम भी समय उनके बातों को ध्यान में रखेंगे। अभी 2 दिन बाद फिर यहाँ लेखपाल आएगा चेक करने के लिए। लेखपाल आएंगे। अभी आप फिलहाल संतुष्ट हैं कि नहीं? अभी मैं संतुष्ट नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि बेदखली जो कि आदेश नहीं हो रहा है तो क्या करें? अरे आदेश नहीं हो रहा तो वो पेपर की डिमांड की है ना। हाँ, तो जब असंतुष्टि हमको होगा कब कि जब हमारे न्यायालय के हिसाब से, हमारे पेपर के हिसाब से बेदखली हो जाएगा तब। शास्त्री जयंती पर मुगलसराय स्थित जन्मस्थली को स्मारक घोषित करने की मांग को लेकर लोगों ने उपवास रखा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर मुगलसराय में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर उनकी जन्मस्थली पर उपवास और धरना प्रदर्शन किया गया। श्री लाल बहादुर शास्त्री जन्मस्थली सेवा न्यास के कार्यकर्ताओं ने संस्थापक सदस्य कृष्णा गुप्ता के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शास्त्री जी की जन्मस्थली को स्मारक के रूप में विकसित करने की मांग की है। शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर को मुगलसराय स्थित कूड़कला गांव के समीप सेंट्रल कॉलोनी में अपने नाना घर पर हुआ था। उनके नाना रेलवे में कार्यरत थे। हालांकि वे मूल रूप से वाराणसी के रामनगर के निवासी थे।
इस स्थल को स्मारक के रूप में विकसित करने के लिए श्री लाल बहादुर शास्त्री जन्मस्थली सेवा न्यास का गठन वर्षों पूर्व कृष्णा गुप्ता ने किया था। न्यास लगातार इस मांग को उठा रहा है। पूर्व में कार्यकर्ताओं ने अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए साइकिल से दिल्ली तक की यात्रा भी की थी। मांगों पर कोई कार्रवाई न होने से आक्रोशित न्यास के कार्यकर्ताओं ने विगत वर्षों में रेल रोको आंदोलन भी किया था, जिसमें कई लोगों को जेल जाना पड़ा था और वे अभी भी मुकदमे झेल रहे हैं। न्यास संस्थापक सदस्य कृष्णा गुप्ता ने बताया कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इस अवसर पर पवन वर्मा, शैलेंद्र श्रीवास्तव, विजय श्रीवास्तव, विक्रम श्रीवास्तव, पवन शर्मा, मृत्युंजय कुमार, पारसनाथ, तारकेश्वर गुप्ता, राकेश श्रीवास्तव, अभिषेक श्रीवास्तव और लाल बहादुर सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्मस्थली सेंट्रल कॉलोनी मुगलसराय, जनपद चंदौली, उत्तर प्रदेश में हम लोग शास्त्री जी की जन्मस्थली पर बैठे हुए हैं। मांगे हैं देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्मस्थली सेंट्रल कॉलोनी में है। ठीक बगल में रेलवे इंटर कॉलेज है, जहाँ पे शास्त्री जी अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त किए हैं। कई वर्षों से मांग की जा रही है कि शास्त्री जी की जन्मस्थली शिक्षा होने के स्थल होने के कारण इनके नाम पर कोई बड़ा चीज़ हो, तो मुगलसराय जंक्शन का नाम शास्त्री जी के नाम पर रखने की बात की गई थी, जो कई वर्षों से मांग की जा रही है। मांग पत्रों में बदलाव हुआ और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर मुगलसराय जंक्शन का नाम रखा गया। ये महापुरुष थे, हम लोग विवादों में नहीं पड़ना चाहते हैं, लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जहाँ जन्म स्थल है उस जंक्शन का नाम दीनदयाल धाम रखा गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जहाँ मृतक शव पाई गई थी उस यार्ड में, मुगलसराय यार्ड में, मुगलसराय जंक्शन का नाम उनके नाम पर हो गया। हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे, गृह मंत्री रहे, रेल मंत्री रहे, भारत रत्न से नवाजे गए। लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्मस्थली मुगलसराय में है, कोई पहचान नहीं। इनकी मृत्यु स्थल ताशकंद में है, जहाँ पे उस स्थान पे कोई पहचान नहीं। तो क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की न जन्मस्थली की कोई पहचान है, न मृत्यु स्थल की पहचान है? इन मांगों को लेकर हम लोग बैठे हैं धरने पर। शास्त्री जी के नाम पर मुगलसराय जंक्शन का नाम हो, राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाए जन्मस्थली को। जोड़ी मांगों को लेकर हम लोग लगातार देश के प्रधानमंत्री से हम मांग कर रहे हैं। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार।